नमस्कार, मैं हूं दिबांग और एबीपी नेटवर्क के आइडियाज़ ऑफ इंडिया में बेहद ख़ास मेहमान सिद्धांत चतुर्वेदी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। सर, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके। तो जब उन्हें पता चला कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड भी हो गए और थोड़े नर्वस भी हो गए कि बेटा सब सही बोलना, ठीक ठाक बोलना। तो मैं नहीं, देखते हैं फिर। हाँ, नहीं अच्छी बातचीत होगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सीए की पढ़ाई कर रहे थे आप, जी सर। है ना? बॉम्बे से इतनी दूर बैठकर और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रेश फेस जी सर। का आपको में चुना गया जी सर। और एक तरीके से पता नहीं आपके ख्वाबों को पर लग गए या एक उछाल आया, क्या हुआ? उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने पूरा नहीं किया वो कोर्स? जी सर, ऐसा था कि शुरुआत में जहाँ से मैं आता हूँ, वो सपने जो देखना होता है वो कहीं ना कहीं उसकी इजाज़त नहीं होती कि बड़े सपने कि बॉलीवुड में हीरो बनना, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई बैकिंग नहीं। तो मेरे पापा का, पिताजी का ये हमेशा कहना था कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो। मैं नहीं चाहता कि अगर यहाँ कुछ अगर ना हो, तो फिर तुम्हें एक एक मैंने जो तुम्हें लाइफ दी है वो एटलीस्ट वो तुम मेंटेन कर पाओगे। और पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई कर लो, 21 साल तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना। एक एटलीस्ट ऑप्शन रहेगा, एक फॉल बैक रहेगा तुम्हारे पास। तो मैंने कहा ठीक है पापा, कर लेता हूँ। तो बीकॉम कर लेता हूँ। तो कहा कि नहीं नहीं बेटा, बीकॉम से क्या होगा, बीकॉम करो। तो मैंने कहा ठीक है पापा, बीकॉम और एमबीए कर लेता हूँ। उन्होंने, बीकॉम और एमबीए से क्या होगा, बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो। मैंने कहा पापा, 21 साल की एज तक फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीज़ें क्लियर करना मजाक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो तुम सोच रहे हो ना, जहाँ तुम्हें पहुँचना है, वो भी मजाक नहीं है। सो प्रूव योर सेल्फ, शो मी दैट यू रियली वॉन्ट दैट सो बैड, and you have to do something which you don't like or you're not fitting in. That's only when I know कि your passion for what you want to do is real. So मेरे लिए कहीं ना कहीं वो एक टेस्ट था। तो मैंने बीकॉम अपने 12th के साथ सीपीटी दिया, आईपीसीसी किया बीकॉम के साथ, और सीए फाइनल की तैयारी, 2 साल का इंटर्नशिप होता है, वो किया। उसी दौरान मेरे कॉलेज का आखिरी साल था, फ्रेश फेस एक इवेंट हुआ करता था। मैं वैसे डांस और शादियों में, मुंडन में बचपन से डांस वगैरह का शौक था। तो कहा कि एक बार पार्टिसिपेट करके देखो। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब तक क्या है कि पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा मतलब बाल बड़े बड़े हो गए थे, हल्की हल्की जो दाढ़ियाँ फूट रही थी यहाँ से, और थोड़ा सा पेट निकल गया था वो पढ़ाई कर करके, 14-14 घंटे पढ़ाई करके। तो मेरे पास 2 महीने थे, 2 महीने में मैंने तैयारी की, अपना गाना वाना बनाया, और मैंने फ्रेश फेस में पार्टिसिपेट किया। वहाँ मैं पहले तो कॉलेज से जीत गया मिठी भाई से, उसके बाद मुंबई लेवल पे जीत गया, उसके बाद नेशनल लेवल पे जीता मैं जब, तो फ्रंट पेज पे बॉम्बे टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के मेरी फ़ोटो आई थी। सुशांत सिंह राजपूत थे और जैकलीन फर्नांडिस थी। और वो कहीं ना कहीं मुझे, कहीं मेरे पापा को भी कॉन्फिडेंस आया, मुझे भी आया कि यार इस कुछ कर सकता हूँ मैं। तो फिर वही वो पेपर को मैंने लैमिनेट कराया, और उसके बाद मैंने कहा कि देखो पापा, सीए फाइनल तक तो मैं पहुंच गया हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो हमेशा बस एग्ज़ाम दे दूंगा, प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, कभी भी अगर ऐसी कोई नौबत आई तो अभी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दीजिए। तो फिर उसी से मैं फिर ऑडिशन की लाइनों में लगना शुरू कर गया, वो पेपर का कटआउट लेके। तो एक तो आपने बताया कि आप डांस करते रहे हैं और डांस करते हैं, तो एक तो वो एक रास्ता खुल गया हमारा डांस का, हम जी वो सर। डांस बाद में देखेंगे। पर फिर आपने जो पहला काम किया एक तरीके से जिसके बारे में बात कर सकते हैं, वो है लाइफ सही है। क्या सही था उसमें? देखिए, उस टाइम लाइफ तो ऐसी थी कि सही नहीं जा रही थी। 3 साल हो गए थे सीए छोड़े हुए, और काम मिल नहीं रहा था। तो कई बार ऐसे लगता था कि यार कर ही लेता हूँ पूरा। किताबें दिखती थी, किताबें फेंकी नहीं थी मैंने, किताबें सीए फाइनल की वहीं पड़ी होती थी मेरे शेल्फ पे। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि यार जब नहीं मिलता था काम, रोज़ तो ऑडिशन होते नहीं है, तो मैं किताबें देखता था, यार मैं पढ़ ही लूँ क्या। तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि यार एक कुछ मिल जाए। तो पहला मुझे ब्रेक उसमें मिला, एक छोटा सा, तब ओटीटी शुरू नहीं हुआ था, वेब शो कुछ भी, एक यूट्यूब पे मिनी सीरीज थी। तो मैंने कहा कि यार इसमें मैं कर लेता हूँ। तो एक किरदार प्ले किया था, 4 लड़कों की कहानी थी। वो काफ़ी हिट हो गया यूट्यूब पे, काफ़ी चल गया वो। 5 एपिसोड ही थे उसके। और फिर उससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि यार कुछ किया जा सकता है।
और वो की मैंने। उसके बाद मेरा था यार लेकिन फिल्म करनी है यार, सिनेमा कब मिलेगा, काम कब मिलेगा। तो फिर मैंने फिर वापस वही संघर्ष, फिर 2-3 साल लग गए उसके पहले, इनसाइड एज के पहले। हाँ, और इनसाइड एज की जो पार्टी थी उससे एक तरीके से रास्ता खुला, इनसाइड एज की पार्टी से। जी सर, वो कहानी ऐसी, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ये लंबी कहानी है, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे बताएं, क्या टाइमर लगाओ। अच्छा एनीवे, देखिए तो ऐसा था कि मुझे लाइफ सही है मिल गई थी। उसके बाद मैंने फिर लग गया कि यार कुछ मिल जाए, इनसाइड एज मिल गया। इनसाइड एज में क्रिकेटर का रोल प्ले किया था मैंने। और उसके बाद अब ये 4-5 4 साढ़े 4 साल बीत चुके थे इस चीज़ में। कई बार मैं फिल्मों में सेलेक्ट होता था और रातों रात मुझे निकाल दिया जाता था। तो एक बार ऐसा भी हो गया था कि बहुत पहले मेरे घर में कोई शादी थी मेरे भाई की, मैं जा नहीं पाया था। क्योंकि मेरा था कि मैं वेट कर रहा था कि स्क्रीन टेस्ट देके शायद प्रोड्यूसर बुला ले। तो मैं रुक गया था, मैंने कहा मम्मी पापा को कि आप लोग जाइए शादी में, मैं वेट करता हूँ। और वो नहीं हुआ काम। तो मैंने जाके अपने बाल शेव कर लिए, क्योंकि मैं उसी किरदार में था, मेरा उठना बैठना उसी जोन में चल रहा था। तो जब इनसाइड एज हुआ और वो थोड़ा बहुत चल गया, तो उसके बाद एक और मेरे दूसरे भाई की शादी थी। तो मैं कलकत्ता में था उस समय। और तभी आया मुझे मैसेज कि इनसाइड एज की पार्टी है, आ जाना। टीम से आया था। तो मैंने कहा कि यार देखो यार, मैंने बहुत अपने घर की शादियां मिस की हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं बारात में नाचूंगा, भाई की शादी है मेरे। तो मेरे पापा से मैंने बताया कि यार ये मुझे बुलाया गया है। तो पापा ने कहा जाओ। मैंने कहा कि क्या होगा पार्टी में जाके, क्या होने वाला है। कुछ नहीं होता, हर बार होता है, क्या है पार्टी में, तो मैं क्या ही करूँगा, ना कपड़े हैं ना कुछ है। तो कहा कि नहीं जाओ। रातों रात उन्होंने, मैंने शादी की बारात के पहले, उसके एक दिन पहले मेरे सारे भाई छोड़ने भी आए थे। उनको लगा कि यार बॉलीवुड, कोई बॉलीवुड की पार्टी है, एक्सेल एंटरटेनमेंट की पार्टी है, भाई जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं गया, साहब छोड़ने आया एयरपोर्ट पे, मैं पहुंचा वहाँ पे। और जो भी कपड़े थे वो पहन के मैं उस पार्टी में गया। अब मेरा ये था यार कि मैं शादी में तो नाच नहीं पाया हूँ बारात में, तो यहाँ तो मैं हुमच के नाचूंगा। और मैंने वही किया, बहुत जोर से नाचा हूँ मैं वहाँ पे, ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया। उसी पार्टी में जोया अख्तर आई थी और मैं कभी नहीं मिला था उनसे उससे पहले। और मुझे लगा मेरा शो देखा होगा, तो मैंने कहा कि मैंने ये प्ले किया। बोले कि नहीं मैंने देखा नहीं, आज मैं फ्री थी तो मैं आ गई। मैंने बोला लो अब मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूँ। खैर मैं अपना डांस करने लगा। उन्होंने देखा ये कौन लड़का है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब एनर्जी है इसमें। तो उन्होंने कहा कि यार तो एक पार्ट है, तुम ऑडिशन करोगे। और उनका शूट 1 महीने बाद गली बॉय का शुरू होने वाला था। वो लोग एमसी शेर ढूंढ रहे थे, एक किरदार वो हो नहीं पाया था उनसे लॉक अभी तक। और मैं लास्ट मोमेंट वहाँ पे उनको मिला, उन्होंने कहा ऑडिशन दे दो। मैंने कहा कि यार ठीक है ऑडिशन दे देता हूँ मैं। और मैंने कहा कि अब मुझे ये इस फिल्म के बारे में पता था, क्योंकि ऑडिशन सर्कल में पहले ही पता होता है। तो मुझे पता था कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट हीरो हीरोइन है। तो मैंने कहा कि यार मैं क्या करूँगा इसमें, मैं बैठा हूँ कि कोई हीरो बना दे यार। वो जोया ने कहा कि नहीं एक पार्ट है। तो मैंने कहा कि मैं ऑडिशन दे देता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैंने ऑडिशन दिया उसका और फिर मुझे कॉल आ गया कि यार हमें अच्छा लगा ऑडिशन, तुम आ जाओ स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट के लिए। तो 2-3 पड़ाव थे, वो पूरा करके मैं फिर गया और फिर लॉक हो गया। 15-20 दिन थे मेरे पास तैयारी करने के, पूरी जान लगा दी मैंने। और फिर जो हुआ वो हुआ। और उसमें आप रैप जी सर, करते रैपर हैं और आप वैसे भी आप कविता लिखते हैं और उन कविताओं को एक तरीके से रैप में सुनाते हैं। और आप लिखते हैं, सुनाते हैं, ऑडियंस भी है, ताली भी बजा रही है। तो आपको सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? कुछ लाइनें सुना दीजिए। देखिए मैं जो लिखता था वो तो मैंने प्यार मोहब्बत में कविताएं लिखी थी। तो वो रैप जो होता है वो थोड़ा सा गली बॉय टाइप वाला, वो जोन नहीं था मेरा। मैं रोमांटिक लिखता था कविताएं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो मैं कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी जर्नी के ऊपर कुछ लिखा था, वो मैं आपको सुना देता हूँ। ज़रूर। कुछ ऐसा है कि सपनों की क्या कीमत बताऊं, बस रोज कम होता उधार मेरा। देखी मैंने जिंदगी है, कुछ मेरी और कुछ तेरी है, कुछ हवा में यूं उड़ी है, कुछ जमीन पर गिरी है। धूल सी लगी है इस पे आंसुओं से फिर धुली है, फिर उठी है, फिर हुनर है लेकिन कमी है तो जेब में, और ना वजन सरनेम में। पर हम वही हैं जो कल्पना से कल अपना संवार लें, मिट्टियों के पुतलों से रंगमंच को निखार दें। सपनों की क्या कीमत बताऊं, बस रोज कम होता उधार ये। तो थैंक यू। वाह, लोगों को पसंद आ रही है आपकी कविता। लगता है एक आध और सुनानी पड़ेगी। बाकी सारी रोमांटिक है। अच्छा, पर फिर एक बड़ी फिल्म आई धड़क,
और धड़क में एक दलित लड़के का रोल है। ये समझना चाह रहा हूँ संक्षेप में कि किस तरह से आपने उसकी तैयारी की, किस तरह से सिद्धांत अपने कैरेक्टर्स की तैयारी करते हैं। देखिए, जो भी किरदार मैंने अभी तक किया है, चाहे वो गली बॉय हो गया, चाहे वो गहराइयाँ वो खो गए हम कहाँ जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन, तो हमेशा मैं वो किरदार चुनता हूँ जो मुझसे थोड़े से दूर हैं और अलग हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ किरदारों के ज़रिए ज़िंदगी को समझूँ। तो ये मेरे ये उसके पहले फिल्में थी, लेकिन कुछ गहराइयाँ चल गई थी, ओटीटी पे खो गए हम कहाँ, बॉक्स ऑफिस पे कुछ इतना कुछ कमाल नहीं हो पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैठ नहीं पाई थी, पैंडेमिक आ गया था, बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में चेंज हो गई थी। जो सिलेबस की पढ़ाई करके मैं आया था वो सिलेबस ही चेंज हो गया पूरा। बिग एक्शन फिल्म्स, साउथ इंडियन फिल्म्स, पैन इंडिया फिल्म्स वर बीइंग मेड, और एज ऑन अ न्यू कमर जल्दी इतना कोई आपको अपॉर्चुनिटीज अमाउंट नहीं करता है। तो धड़क एक ऐसे समय पे आई जब मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ऐसे एक पड़ाव पे था ज़िंदगी में जहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब अगर कुछ एक इम्पैक्टफुल नहीं आया, तो शायद मैं अब इस चीज़ से निष्कासित कर दिया जाऊँगा, इस चीज़ से बाहर कर दिया जाऊँगा, क्योंकि हर एक फिल्म जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बार बार आपको चांस नहीं मिलता। तो ये फिल्म आई और कहीं ना कहीं मैं रेजोनेट कर गया था कि यार ये मुझे करना है, क्योंकि आई वॉज फीलिंग कि यार मैं मिसफिट हूँ, और मुझे फील हो रहा था कि यार मैं आउटसाइडर हूँ। मुझे फील हो रहा था कि यार मुझे इंक्लूड और होना है और चीज़ें हासिल करनी है, लेकिन मुकाम मिल ही नहीं रहा है। कोई सीट पे तो बैठा है, कोई ये मौका तो दे। तो ये मौका मुझे मिला, और नीलेश BLLB जो है, वो कहानी भी उस लड़के की वही है कि वो एक बड़े बड़े सपने लेके एक छोटी सी बस्ती में कॉलेज में आता है और चाहता है कि मुझे भी बराबरी का मौका मिले, और जो वो संघर्ष से गुजरता है उसी की कहानी है। अब इस किरदार में जो उसका पैथोस था, जो उसका इंटरनलाइजेशन था, वो काफ़ी में रिलेटेबल था मेरे लिए। जो एक्सटर्नल चीज़ें थी जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को लेकर ये मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसना पड़ा। हालांकि मुझे इस चीज़ से वाकिफ़ था मैं, लेकिन किस हद तक ये चीज़ें होती हैं वो उस चीज़ से मैं शायद नहीं, मुझे नहीं पता था कि इस हद तक इस डेप्थ में ये चीज़ें हैं। तो जो रिसर्च होता है, हर फिल्म का मेरा होमवर्क होता है, वही मैंने किया। मैं गया भोपाल में बस्ती में रहा, अपने गांव गया बलिया, वहाँ मैंने देखी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ही नॉर्मलाइज हो गई थी ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझी और बातचीत की उनके साथ, उनके बीच में रहा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अब जितनी भी कोशिश कर लो, आप वो चीज़ एक पूरी हद तक समझना वो तो मुश्किल है। तो मैंने अपना जो पैथोस है, जो मुझे एज फील होता था हमेशा से, जो एंग्स्ट था मेरे अंदर, वो मैंने, और जो नीलेश का एंग्स्ट था, वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ के जो इमोशन वाइज वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। बाकी शाज़िया इकबाल का डायरेक्शन था और उनकी लिखाई थी, तो जी। उन्होंने डायरेक्शन किया। बाकी जो मुझसे हो सकता था, रिलेटेबिलिटी, जो मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, वो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था सर। आपने अपने पिताजी की बात की, उनको नमस्ते है मेरी तरफ से, सलाम है। और उन्होंने आपको ये कहा, एक तरीके से सूत्रवाक दिया अपनी ज़िंदगी का कि जो वही काम करना जो आपको मन में करे, जिसमें मन न हो वो काम नहीं करना। और ऐसा भी बताते हैं कि वो आपकी फिल्मों में भी चले आते हैं कि ये वाली फिल्म मत करो, ये वाले ऑफ़र मत लो, बड़ा इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में। नहीं, वो इंटरफेयर नहीं है, एक तरह से मैं कहूँगा कि क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज़ बनती है, जैसे एक अगर आप एक उसको ढांचा देना, एक अगर मैं फूल हूँ और एक पौधा हूँ वो उग रहा है, तो उसको एक तरह से शेप देना, नहीं तो वो तो उग जाएगा किसी भी तरफ। तो उसकी थोड़ी सी उसकी छांट करना, क्योंकि क्या होता है कि उनको उम्र ज़्यादा है, उनको ज़िंदगी की समझ ज़्यादा है, सिनेमा की भी बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत फिल्में पसंद हैं। तो उनसे मैं डेफिनेटली हर चीज़ में एडवाइस तो लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों बात करते हैं हर चीज़ पे, कोई भी चीज़ चूज़ करने से पहले। तो इंटरफेरेंस तो नहीं कहूँगा अभी तक, मैं कहूँगा कि ही नेवर वांटेड मी टू शॉर्ट सेल माई सेल्फ। वो मुझे कहते थे, जो एक भरोसा होता है ना, खुद पे दिलाना किसी को, क्योंकि अगर कोई कहे कि यार नहीं यार नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको फिर लगने लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई अगर आपके आसपास हो और कहे कि यार नहीं हो जाएगा, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ हो और कुछ करोगे तुम, तो वो भरोसा दिलाना एक जो होता है ना, वो उनका सबसे बड़ा, इट इज़ मोर टू डू विथ फेथ रादर देन स्क्रिप्ट चूजिंग। जब मुझे लगता है कि यार मैं कर लेता था, जब मैं शुरू मैंने किया था
तो मुझे लगता था यार जो काम मिल जाए मैं कर लेता हूँ। लेकिन वो कहते थे नहीं रुक जाओ, टाइम है, रुक जाओ। तो इस वजह से आपने एक आध फिल्म मना भी कर दी, एक आध कॉन्ट्रैक्ट भी मना कर दिए। जी मुझे लगा कि यार वो कह रहे हैं तो उनकी बात मान लेते हैं। हाँ वो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा देखो, वो चाहते थे कि शाहरुख खान को रोल मिले। वो कैसा? देखिए चाहते तो बच्चन साहब का है वो। उनके लिए तो बेटा तो मतलब सबसे बड़ा ही होगा। तो मेरे लिए उनका जो फेथ है मेरे अंदर वो बहुत बड़ा है। तो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि बेटा देखो, जो एक्टर होता है ना सोडे की बोतल की तरह होता है। अगर उसका ढक्कन खुल गया, उसका फिज निकल गया तो बस मज़ा ख़त्म, बचा के रखो। ये जो ज़िंदगी तुमने अभी जी नहीं है, देखी नहीं है, संघर्ष देखा नहीं है, तुम जाके कुछ भी, तुम रुको, थोड़ा ठहराव लाओ अपने अंदर, देखो अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तैयारी थी, गली बॉय वो ऐसे समय पे आई जब मेरे अंदर का लावा फट के बाहर आने के लिए तैयार था, जो उसमें डायलॉग भी है। इसीलिए वो इतना पर्सनल लगता है, क्योंकि वो उस से मैं गुजर रहा था उस चीज़ से। तो वो जो होल्ड करना होता है ना कि कब मारना है तीर, तो वो मेरे कहूँगा एक तरह से कृष्ण है मेरे, कि जब बता रहे हैं कि ये अब तीर चलाओ या अब रुक जाओ। तो ये जो है ना, ये गाइडेंस मुझे लगता है मेरे लिए वो कृष्ण भगवान जैसे हैं। मैं अर्जुन हूँ उनका, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं है, एक तरह से गाइडेंस मैं कहूँगा सर। देख रहे हैं आपका लड़का आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा है, घर में भी अच्छी बातें करते हैं कि घर में लड़ भी जाते हैं कभी कभी? नहीं नहीं, घर एक आम घर क्या होता है, लड़ाई झगड़े चलता रहता, नोक झोंक चलता रहता है। कभी हम गुस्सा जाते हैं कि पापा गुस्सा जाते हैं, तभी एक आध अंकल जी प्रणाम। अभी तो होता रहता है, आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं, डिस्कशन होता है, देयर इज एन ओपन डिस्कशन, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स बातचीत होती है। मेरी हर सुबह उनसे ही शुरू होती है। हम बैठता हूँ, मैं सुबह उनके साथ चाय पीता हूँ, चाय पे चर्चा होती है देश की, सिर्फ सिनेमा की नहीं, देश की भी होती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है मुझे सुबह सुबह। पर अम्मा जरूर चाहती होंगी कि रोमांटिक रहे बेटा, बिल्कुल। ऐसा हीरो। अच्छा, मम्मी को पसंद है राजेश खन्ना। मम्मी तो राजेश, मतलब उनको वो उनके लिए ही तो है कि यार फैमिली ओरिएंटेड रोम कॉम प्यारी सी फिल्में करो। तो इसीलिए अभी हाल ही में फिल्म आई थी दो दीवाने शहर में, जो कि बंसाली सर ने प्रोड्यूस की थी। वो मेरी मम्मी के लिए मैंने वो फिल्म की थी, क्योंकि मम्मी को बड़ा पसंद है थोड़ा सा। मम्मी के लिए तो बबुआ हूँ ना मैं, मम्मी अच्छा। के लिए तो वो नहीं है। पापा के लिए कि भाई, तो वो अलग अलग डायनामिक है, जो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे दोनों का एक बैलेंस मिलता है हमेशा। तो मम्मी कहती नहीं है कि बबुआ 32 के हो गए, अब कर लो शादी, शादी करोगे तो फिर अच्छा भी होगा, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल कहती है मम्मी, कहती है ईमानदारी से? अरे बिल्कुल, मम्मी कहती है कि देखो भाई, पापा चले जाते तुम्हारे काम पे, तुम चले जाते हो एक्टिंग करने, तुम्हारा भाई बड़ा हो गया कॉलेज चला जाता है, मैं अकेले ही रह जाती हूँ घर पे। यार कुछ करो, ब्याह व्याह करो। तो मैंने कहा कि मम्मी, अगर जो शादी करके जो भी आएंगी वो भी तो काम पे जाएंगी, वो ज़रूरी नहीं है ना कि घर में बैठेंगी। लेकिन नहीं बेटा, वो तो जाए काम पे, लेकिन कोई खिलाने के लिए छोटा बच्चा तो हो। मैंने यहाँ शादी नहीं, शादी के बाद वाली सीधे। मम्मी वहाँ जब मर जाती कि अरे मैं खिलाऊंगी ना, वो जाए काम करें अपना। मैंने कहा कि अरे यार, उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है मम्मी। तो इस पर फादर कुछ बोलते हैं, पिताजी कुछ बोलते हैं इस बारे में? नहीं, वो चुप रहते हैं। नहीं, ये फादर वाला है ही नहीं क्वेश्चन, फादर ऑकवर्ड हो जाते हैं। हाँ। ये अरे वो कहते हैं कि हमारी जल्दी शादी करा दी, हाँ। नहीं तो करो करो, अब तुम करो, जो कर रहे हो करो, कोई ठीक है। तो वो तो कहता है कि नहीं हमारी जल्दी होगी शादी, नहीं तो यार। मजाक करते हो। आपका ये जो सफ़र रहा मुंबई में, एक ऐसा सफ़र जिसमें बाहर वालों को लोग बहुत शक की नज़र से देखते हैं, और अच्छा काम करता हो तो थोड़ी दूरी भी बना के रखते हैं। जोया अख्तर ने काफ़ी आपको इसमें सपोर्ट दिया, या एक तरीके, हाँ ऐसा कुछ है? जी जी, देखिए मैं कहूँगा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो सबसे पहला मेंटरशिप और गाइडेंस मुझे 3 लोगों का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, जो अभी तक मेरे साथ एक तरह से एक फैमिली किस्म का रिलेशन है, जिसमें जोया अख्तर हैं, फरहान सर हैं, और रितेश सर हैं, और जावेद साहब भी। तो वो उनसे मेरा ऐसा है कि बहुत ही प्यार, बहुत ही वेलकमिंग रहे हैं हमेशा वो। और इतना प्यार, मुझे लगता है कि मैं कुछ भाग्यशाली हूँ कि ऐसा इतना प्यार मिला। और सिर्फ वही नहीं, धर्मा प्रोडक्शंस की भी 2 फिल्में की मैंने। करण जौहर, उन्होंने मुझे अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे कमाल की इंटेंस परफॉर्मेंस वाली फिल्म दी, गहराइयाँ,
उस समय दी जब मेरी गहराइयाँ पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी दीपिका पादुकोण के साथ, शकुन बत्रा के साथ, अनन्या पांडे के साथ। तो उन्होंने भी बहुत, आदित्य चोपड़ा उन्होंने मुझे बंटी बबली में रानी मैम के साथ, सैफ अली खान के साथ, तो मेरे लिए तो एक तरह से काफ़ी वेलकमिंग रहा है। बहुत प्यार मिला है मुझे इस इंडस्ट्री से अभी तक, और मैं चाहूँगा कि ये प्यार बरकरार रहे। और मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा कुछ बॉक्स ऑफिस पे भी कमाल हो तो और ज़्यादा और प्यार बढ़ता रहे और जनता का भी प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं है कि, शुरू में लगता था जब मैं बाहर था कि शायद पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और अगर आप में वो शिद्दत है और आपका अब ग्रेस है अगर आप में, तो फिर आई थिंक एवरीवन इज एज ग्रेसफुल एज इट कैन बी। अब पिताजी क्या कहते हैं कि नैया पार हो गई बेटा, कि अभी मझधार में है? जीवन ही मझधार में है सर। मतलब जब नैया कब पार नहीं होती कभी यहाँ, हमेशा वो सफ़र ऐसा होता है कि यू आर ऑलवेज चेसिंग योर फ्यूचर सेल्फ। हमेशा एक विजन होता है जिसको आप चेस करते हो। तो अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे लगता है, और बहुत कुछ करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि दुनिया आप देख ही रहे हैं विद OTT एंड जो इंक्लूसिविटी जो आ रही है, तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म खुल गया है, कोरियन फिल्म्स आ गई हैं। हमारी फिल्म RRR राजा मौली सर अभी होम बाउंड ऑस्कर में गई थी। इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म गली बॉय इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी। इनसाइड एज एमीज में नॉमिनेट हुई थी। तो अभी इंक्लूजन बढ़ गया, तो कभी ये सिलसिला रुकेगा नहीं और रुकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ हासिल करना है और करते ही रहना है। हमारा टाइम सब दिखा रहा है काफ़ी देर से। आने वाली फिल्में संक्षेप में जिनका लोगों को इंतज़ार रहना चाहिए, जो इंटरेस्टिंग हैं, जिनके बारे में आप बताना चाहें। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ नया लेके आऊँ, तो अगली जो फिल्म है वो विकास बैल डायरेक्ट कर रहे हैं, जया बच्चन के साथ हैं, वामिका गबी हैं। बॉलीवुड कोर कहते हैं ना जिसको, डांस, गाना, एक्शन, फैमिली सब कुछ है। और इसी वजह से मुझे एक्टर बनना भी था। तो एक पूरा फुल फ्रंट फुट पे आप मुझे देखेंगे। उसके बाद एक बहुत स्पेशल फिल्म है वी शांताराम, जो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। बहुत ही प्रेस्टीज का मामला है वो, टू वॉक इन द शूज़ ऑफ द लेजेंड, विच विल ऑल्सो शोकेस द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा। तो वो मैं, उसकी तैयारी है, वो एंड ऑफ द ईयर शूट होगी। और एक आध दो मुझे करनी है, अभी तक ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यही स्टेज है, मैं बोल देना चाहता हूँ कि यार मैं आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई रूट्स। मुझे बलिया की कहानी कहनी है, मुझे कुछ कहना है जो मैंने ज़िंदगी एक देखी है वहाँ की। तो एक बहुत ही कमाल की कुछ चीज़ आ रही है, अभिषेक चौबे जो हैं, अच्छा, उनके साथ हम कुछ काम कर रहे हैं। बलिया की कहानी है और बहुत ही कमाल की कहानी है, उस पर कुछ चल रही है चर्चा, तो वो बहुत जल्दी आई थिंक आएगा आपके सामने। सिद्धांत चतुर्वेदी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू सो सो मच मच सर।